पर अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर। अपन गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे और उसमें अपन आगे देख रहे हैं सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलेंडर कौन सा है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग सिलेंडर है, अगर कंडक्टिंग हो जाता है तो उसके अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर, चार्ज का रहेगा सिर्फ सरफेस पे रहेगा। मान लो ये मेरा सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज रहेगा वो सिर्फ कहाँ रहेगा? इसकी सरफेसेस पे। कहाँ रहेगा? सिर्फ सरफेसेस पे चार्ज रिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? क्या सरफेसेस पे चार्ज रहेगा, ठीक है। तो सरफेस पे रहेगा, वॉल्यूम में नहीं रहेगा। तो मैंने मान लिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पे चार्ज रह रहा है, वॉल्यूम में चार्ज है नहीं। जैसे अपन ने पढ़ा था स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर पूरे इंटायर वॉल्यूम में चार्ज रहता था, चार्ज अगर होता था तो वहां पर अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी ना लेके अपन क्या लेते थे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के अंदर चार्ज होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो वायर के अंदर क्या लिया था अपन ने? थिन लॉन्ग वायर था, तो वहां पर अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ के अंदर वायर था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम के अंदर रखा तो अपन ने क्या माना था वहां पर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। यहाँ पर अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी मान रहे, क्योंकि सरफेस के अंदर चार्ज रिसाइड कर रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो अपन ने क्या मान ली? सिग्मा। इसके यूनिट एरिया में जो चार्ज रहेगा, यूनिट एरिया क्यों? देखो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा ना, क्या निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया से सरफेस पे चार्ज है, ठीक है ना। इसके थ्रू फ्लक्स बनाऊंगा। मैंने बोला था एक लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस थी सिलेंड्रिकल, एक लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस थी सिलेंड्रिकल, तो एक सिलेंडर के लिए भी गॉसियन सरफेस जो बनेगी वो एक सिलेंडर बनेगी। क्या बनेगी? एक सिलेंडर ही बनेगी। दिस इज योर गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। मैंने क्या बोला था आपको? एक लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बन रही है, एक लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बन रही है वो सिलेंड्रिकल बनेगी। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बन रही थी वो क्या बन रही थी? स्फीयर। आपको समझ में आ रहा होगा, एक पॉइंट चार्ज अपने सब तरफ के चार्जेस को रिपेल और अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसकी जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है। एक पॉइंट चार्ज की गॉसियन सरफेस स्फीयर है। एक स्फीयर की गॉसियन सरफेस भी एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगी। वैसे ही एक लाइन चार्ज की गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होती है, वैसे ही एक सिलेंडर का एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर उसका क्या रहेगा? गॉसियन सरफेस। तो ये क्या बन गई आपकी? गॉसियन सरफेस। ये क्या बन गई आपकी? गॉसियन सरफेस बन गई। ये क्या बन गई आपकी? गॉसियन सरफेस, जिसकी जो रेडियस है मैं कहाँ पे निकाल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिस्टेंस r पे निकाल रहा हूँ। इसका रेडियस कितना है? r। इसका रेडियस कितना है? r। मैं r डिस्टेंस पे यहाँ पे निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने तीन सरफेसेस मान ली। एक सरफेस तो मैंने ये मान ली सरफेस 1, ये हो गई आपकी सरफेस 2, ये हो गई आपकी सरफेस 3। तीन सरफेसेस है। देयर आर टू प्लेन सरफेसेस। ये सिलेंडर है, ये कौन सरफेस है? प्लेन। दिस इज ऑल्सो अ प्लेन सरफेस एंड दिस इज योर कर्व्ड सरफेस। तीन सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये एक लॉन्ग है, मतलब इन्फाइनेटली लॉन्ग है। तो मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी यहाँ से पास नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कैसे नहीं होगी? मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन में देगी, इसकी इलेक्ट्रिक इस प्लेन में देगी, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन इस प्लेन में, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्जेस है इन्फाइनेटली लॉन्ग। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर अगर जाएगी तो फिर यहाँ पे जो चार्जेस होंगे उससे वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर इसी प्लेन में लाई करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बाहर नहीं जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो यहाँ पर ही लाई करेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो यहीं पे लाई करेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रिक लाइन जब पास करते भी फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही है तो फ्लक्स कैसा? तो फ्लक्स नहीं, फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास ही नहीं हो रही है तो फ्लक्स होगा ही नहीं। एक और रीजन है। एक और रीजन क्या है? एक रीजन ये है कि फ्लक्स 1 इज इक्वल टू फ्लक्स 2 इज इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज ई ए कॉस थीटा। अब देखो इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इधर होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस प्लेन में होगी। दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो इस प्लेन में, दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0 हो गया तो दोनों के फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। फ्लक्स थ्रू 3 निकलेगा, दैट इज ई वेक्टर
ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये फ्लक्स होगा। ये कितना होगा, चार्ज एंक्लोज्ड, यही था गॉस का लॉ, चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये रहा सर्कल मान लेते हैं, ये कर्व सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इधर की साइड होगी, इस पूरे प्लेन में होगी इधर साइड, ये पूरा सर्कुलर प्लेन में होगी, सर्कल प्लेन में तो यहाँ से इधर, 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 एक सर्कुलर प्लेन है तो सेंटर से इधर 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 सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैंने यहाँ बनानी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, नॉर्मली, और कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर भी होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल। दोनों में एंगल कितना हो गया, दोनों में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इट इज φ3 इज इक्वल्स टू ई वेक्टर ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू चार्ज एंक्लोज्ड। यूनिट एरिया में जो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा है। तो इस पूरे के अंदर चार्ज निकालना मेरे को, तो इस पूरे कर्व्ड सरफेस पे जो चार्ज है, चार्ज तो अंदर रहेगा ही नहीं, अंदर तो चार्ज रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिंग है, ये क्या है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग के अंदर चार्ज अंदर रहता नहीं है। तो जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 2πr, मान लो द लेंथ भी l, इसकी लेंथ कितनी है, l है। मैंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन सरफेस थोड़ी सी बड़ी बना दी। ये दोनों स्फीयर्स कॉन्सेंट, ये दोनों सिलेंडर कॉन्सेंट्रिक होंगे। डायग्राम थोड़ा सा आप इस तरीके से देख लेना, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ये होगा छोटा वाला और यहीं से कॉन्सेंट्रिक बनेगा बड़ा वाला। थोड़ा सा मैंने उसको ऊपर बना दिया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया, उसको ध्यान देंगे आप। इसको आप बना लेना इस तरीके से, ये r है, ये स्मॉल r है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे भी ठीक कर ही देता हूँ। ये भार नहीं होगा, जितना स्फीयर का लेंथ होगा उतनी लेंथ की गॉसियन सरफेस बनेगी, जितना सिलेंडर का लेंथ होगा उतनी लेंथ की गॉसियन सरफेस बनेगी। यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, जैसे सरफेस 2, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया। मान ली दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, कितनी लेंथ है, l है। ये क्या ले लिया अपन ने, दोनों की लेंथ, दोनों की लेंथ अपन ने मान ली l, द लेंथ भी l, ठीक है। तो जो चार्ज एंक्लोज, किसके अंदर चार्ज चाहिए मेरे को, इसके अंदर जो चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर। द चार्ज एंक्लोज इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ सिलेंडर पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, तो कर्व सरफेस से निकालेंगे तो 2πrl पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू 2πrl। ये टोटल चार्ज एंक्लोज इन दिस सरफेस आ गया क्या। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज किसका होगा, सिलेंडर के सरफेस का चार्ज होगा। तो सिलेंडर की यूनिट सरफेस पे चार्ज कितना है, सिग्मा, उसी को अपन बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 2πrl। तो 2πrl के अंदर इन दोनों में तो है ही नहीं, सब जो सरफेस बचा वो कौन सा बचा, कर्व सरफेस एरिया। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrl। तो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, सरफेस एरिया के अंदर चार्ज जो सिग्मा, जो 2πrl, कर्व सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा सिग्मा इंटू 2πrl होगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा सिग्मा इंटू 2πrl इज द, लिख दो यहाँ पर, चार्ज एंक्लोज्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2πrl। ये डेरिवेशन बोर्ड्स वगैरह में नहीं आता है, जो मैंने आपको डेरिवेशंस कराए थे स्फीयर के, ठीक है, वो बोर्ड्स में आते हैं। मैंने आपको पॉइंट चार्ज का कराया था वो बोर्ड में आता है। मैंने लाइन चार्ज का करवाया था वो बोर्ड्स में आता है। सिलेंडर का बोर्ड्स में नहीं आता है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके फॉर्मूले यूज़ होते हैं, इसके कंसेप्ट यूज़ होते हैं, उसके लिए मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। सिग्मा इंटू 2πrl हो गया चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया E इंटू ए, cos 0 तो 1 हो गया। यहाँ पर जो एरिया लेंगे वो एरिया लेंगे अपन गॉसियन सरफेस का। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 2π स्मॉल rl, दोनों में अंतर है। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ पर जो एरिया लूंगा मैं गॉसियन सरफेस का एरिया लूंगा, सिग्मा इंटू 2πrl अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2πl से 2πl कट जाएगा, योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। चूंकि ये पूरा तो क्या कांस्टेंट है, ये पूरा तो क्या है कांस्टेंट है, तो फिर अपन अब ग्राफ बना लेते हैं इसका फॉर अ सिलेंडर। ग्राफ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 मैं कहाँ पर हूँ, ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे तो चार्ज है ही नहीं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड होने का सवाल ही नहीं है। इनसाइड द कंडक्टिंग
बॉडी देर इज नो चार्ज, इफ देर इज नो चार्ज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कंडक्टिंग बॉडी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो है। कहाँ तक जीरो रहेगी? जब तक कि मैं सरफेस पे ना आ जाऊँ। तो यहाँ पे r इक्वस टू आर पे जैसे ही मैं आ गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो कितनी हो गई? एट r इक्वस टू आर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन, अब r इक्वस टू आर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो इट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों बन गई? इट इज डिक्रीजिंग क्योंकि यहाँ पे r इक्वस टू आर पुट कर दिया तो E एट सरफेस हो गया। ये E एट सरफेस कितना हो जाएगा? सिग्मा r अपॉन 2r, 2 एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी एप्सिलॉन नॉट r, तो r से r कट गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? E प्रोपोर्शनल टू, ये तो सब कांस्टेंट है, 1 अपॉन r, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, घटते जाएगा फिर घटती जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक का ग्राफ जीरो, inside the conducting cylinder there is no electric field, at the surface the field becomes a sigma upon epsilon naught, और outside the field ऐसा डिक्रीज होते रहेगा ग्राफ, ठीक है। एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अगेन ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो इतना आप लिखें। ना यहाँ पर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सिलेंडर। अभी जो पढ़ा था इसके पहले कौन सा था बेटा? वो कंडक्टिंग था। तो कंडक्टिंग के अंदर चार्ज नहीं रहता है, तो चार्ज करता है सरफेस पे, इसलिए अपन ने वहाँ पे क्या देखा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अब जो होगा, सिलेंडर एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसके इंटायर वॉल्यूम में चार्ज आएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि चार्ज सिलेंडर है तो आप मानेंगे चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर आप मानेंगे। जब तक कि ना बोला जाए कि इट इज अ होलो सिलेंडर तब तक कि आप सॉलिड मानेंगे, और जब तक कि आपको नॉन कंडक्टिंग, जब तक कि आपको कंडक्टिंग ना बोला जाए तब तक कि आप उसको नॉन कंडक्टिंग मान के ही सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर मैं नॉन कंडक्टिंग नहीं भी लिखूं तो वो मानना है कि हाँ नॉन कंडक्टिंग है। इट इज क्लियर क्या? जब तक कि मैं स्पेसिफाई ना करूं कि हाँ इट इज कंडक्टिंग, तब तक कि आप क्या मानेंगे? उसको नॉन कंडक्टिंग। इट इज क्लियर क्या? तो आपके पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। मुझे उसके आउटसाइड स्मॉल r डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालनी है? तो उसका गॉसियन सरफेस बना दूंगा मैं। मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड द पॉइंट पे, ठीक है। इसके इंटायर वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, ठीक है। इस इनका लेंथ L है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने देखा कि एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये कर्व्ड सरफेस है। वन सरफेस टू सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स 1 इज इक्वल टू फ्लक्स 2 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विच कैन बी रिटन एज क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा एंड थीटा इज 90 ओवर ईवर। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी प्लेन में, क्योंकि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग है, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। क्या लिखेंगे? लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। इसके ऊपर भी चार्ज है तो इसकी फील्ड यहाँ पे बाहर नहीं जा सकती, यहाँ पर बाहर नहीं जा सकती। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो इसी प्लेन में रहेगी। तो डी ए वेक्टर ये हो जाएगा, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में रहेगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी, इस प्लेन में फील्ड रहेगी। तो इधर साइड फील्ड डी ए वेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों में एंगल कितना होगा? मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो विद इन द प्लेन ऑफ सर्कल रहेगी, ये इधर रहेगी, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा डी ए वेक्टर से। तो डी ए वेक्टर से एंगल 90 बना दिया तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती? 0। तो cos 90 0 होता तो फ्लक्स 0 हो गया। फ्लक्स 3 निकलेगा, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस लिख दो यहाँ पर, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस दैट इज नथिंग बट क्लोज इंटीग्रल ई डी ए विच इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी। ये हो गया आपका क्या? कर्व्ड सरफेस। यही आपका हो गया एरिया वेक्टर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर यही होता है। नॉर्मल जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री, cos 0 हो गया। इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। इसका अपने को दिया हुआ है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है। सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? बेटा लाइन के ऊपर चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोलेंगे। सरफेस के ऊपर, सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज रहेगा। कंडक्टिंग के केस में सरफेस पे था तो अपने सिग्मा पढ़ा था। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है तो इंटायर वॉल्यूम के अंदर चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये रो लिखा हुआ है, इट इज़ रो, इट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है क्या कि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो ये है, तो इस पूरे के अंदर चार्ज जो है तो इसका पूरे का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, दैट इज
पाई आर स्क्वायर एल इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर इज इक्वल्स टू रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या पूरे इंटायर गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आ गया। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, चार्ज सिलेंडर का जो चार्ज है वो क्या है ये, तो ये क्या लिखूंगा एक प्रकार से चार्ज एंक्लोज्ड, क्या लिखूंगा चार्ज एंक्लोज, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज रो पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पे मैं रखूंगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस 0 तो 1 हो गया, ई पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं आना है, ठीक है। ये इसका जो एरिया हो गया, अब एरिया किसका लेंगे अपन, यहाँ पर गॉसियन सरफेस का, यहाँ पर जो एरिया लेंगे अपन वो गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे, और जो एरिया लेंगे वो किसका लेंगे, कर्व सरफेस का। यहाँ पे जो एरिया लेना है मेरे को वो गॉसियन सरफेस का लेना है, और गॉसियन सरफेस से कर्व सरफेस से फील्ड बाहर निकलेगी। तो गॉसियन सरफेस का जो कर्व सरफेस है यहाँ से तो फील्ड निकलेगी ही नहीं, यहाँ से निकलेगी ही नहीं, जो भी फील्ड निकलेगी वो कर्व सरफेस के थ्रू बाहर निकलेगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 2 पाई आर एल, 2 पाई स्मॉल आर एल, लेंथ इज एल एंड रेडियस इज स्मॉल आर, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। तो ई विल कम आउट टू बी, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया, तो इट इज रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कहाँ पर, आउटसाइड द सिलेंडर, कहाँ पर हो गई, आउटसाइड द सिलेंडर, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड। अब चूंकि इसके अंदर भी चार्ज रहेगा तो इसके इनसाइड भी फील्ड निकलेगी। सॉलिड सिलेंडर मेरा ये रहा, सॉलिड सिलेंडर के अनसाइड मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे को इनसाइड है गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगी, और इसके अंदर जो चार्ज आएगा मैं वो लूँगा। हमेशा गॉसियन सरफेस इनसाइड के लिए ये वाली गॉसियन सरफेस छोटी वाली हो जाएगी। मान लिया इसकी लेंथ कितनी एल, अरे बोलो बात समझ, इसकी रेडियस कितनी है आर, तो गॉसियन सरफेस के अंदर लिखेंगे अपन, तो फ्लक्स 1, ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, ये 3 सरफेस है, सेम रीज़न ये हो जाएगा, ये फिर से आप लिख लेना, यहाँ पर 1 2 के लिए 0 हो जाएगा, सेम रीज़न 3 के लिए निकलेगा, तो फ्लक्स थ्रू 3 इज इक्वल टू ई वेक्टर। तो इतना सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप फिर से यहाँ पर लिख देना, ये फिर से आप ये वाला एक्सप्रेशन लिख देना। बस जैसे ही मैं चार्ज एंक्लोज की बात करूँगा तो मैं चार्ज एंक्लोज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है वो कितना हो जाएगा, रो, चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल बी चेंज, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल, इसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसका जो चार्ज एंक्लोज्ड है वो हो जाएगा चार्ज एंक्लोज्ड हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल। जैसे ही मैं यहाँ तक आ जाऊँगा तो इट इज़ ई, सेम प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक की रहेगी, सेम प्रोसीजर लिख देता हूँ यार मैं, इट इज़ क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ई बाहर आ जाएगा, ये जो एरिया हो जाएगा आपको गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा, दैट एरिया इज 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पाई से ये पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ई विल बिकम एल से एल कट गया, ई कम आउट टू बी पाई, एक आर बच गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो ई मिल गई वो क्या मिल गई, इनसाइड मिल गई। अगर मैं यहाँ पे आर इक्वल्स टू आर पुट कर देता हूँ, कहीं पे भी आर इक्वल्स टू आर पुट करके चेक कर लो आप, ई सरफेस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, दैट इज आर इक्वल्स टू आर पुट करना है तो इट बिकम रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी चेक करके देख लो, आर इक्वल्स टू आर पुट करेंगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो इट इज़ रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका अपन ग्राफ देख लेते हैं। इतना सब आपने लिख लिया होगा, मैं इधर वाले को, इतने पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो अपना ग्राफ बनेगा, ये ई वेक्टर और आर है, यहाँ पे आर इक्वल्स टू 0 में सेंटर में आ जाऊँगा, तो इसके जो सेंटर में जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर, क्या लिखेंगे, ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, ये इनसाइड का ग्राफ है, जैसे ही आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा, मैं कहाँ, ये आर लेस देन आर के लिए ग्राफ है, जैसे आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा वैसे ही मेरी फील्ड हो जाएगी रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पे। और जैसे आउटसाइड आ जाऊंगा तो ये कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सिलेंडर विल नॉट चेंज, ओनली आर विल बी चेंज, तो आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इन्वर्स रिलेशन है। तो ई आउटसाइड का जो ग्राफ है वो है इन्वर्स रिलेशन विथ आर, तो आर के साथ साथ ई घटेगा और इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया, इन्फाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, 0। दिस इज योर ग्राफ फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, नोट इट डाउन।
ना अपन यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite long thin uniform infinitely long uniform charged thin sheet। एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, उसके थ्रू अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अभी कैसी शीट है, मान लो शीट इस प्रकार की है, इस पूरी शीट पे चार्ज है, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। यहाँ पे डायमेंशन मैंने बता दी, लेकिन डायमेंशन उसकी क्या है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। दिस इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। अब आप एक चीज़ सुनेंगे, ये ऐसी चार्ज शीट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा एक चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डायरेक्शन में होगी स्फेरिकल, इधर भी होगी, अंदर भी होगी, और ऐसी पूरी स्फीयर बनाएगी। जैसे ही मैंने उसके ऊपर एक चार्ज रख दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर जाएगी नहीं, नीचे जाएगी नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मान लो इसके ऊपर चार्ज इधर भी है तो क्या बना देगी, ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल। थोड़ा फिजिक्स समझो इसका क्या चल रहा है इसके पीछे। सिंगल चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी एरिया में थी, पूरे वॉल्यूम में थी, इंटायर वॉल्यूम में। ऊपर नीचे चार्ज आ गया, लाइन चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकती है, वो इसी प्लेन में रहेगी। तो वो एक चार्ज ऊपर भी चार्ज है, नीचे भी चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक सर्कुलर प्लेन में रह सकती है, यहाँ पर आर डिस्टेंस की। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्कुलर प्लेन में रह सकती है आर डिस्टेंस की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर प्लेन में रह सकती है क्योंकि ऊपर भी चार्ज है इसके। तो ये क्या बना देंगे, ये दे फॉर्म अ सिलेंडर। व्हाट दे फॉर्म अ सिलेंडर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक चार्ज के पास में भी चार्ज है, एक चार्ज के ऊपर भी चार्ज है, एक चार्ज के इधर भी चार्ज है, सब जगह चार्ज ही चार्ज है। जैसे कि एक शीट बन गई तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कल भी नहीं बन पाएगी, अभी सर्कुलर भी बन रही थी, अब इसके पड़ोस में चार्ज रख दिया तो क्या सर्कुलर बन पाएगी, क्या नहीं बन पाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो एक लाइन यहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ एक लाइन होगी, कोई सरफेस नहीं बनेगी, एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। क्यों, अब ये पूरे इंटायर, जैसे कि यहाँ पर पूरे प्लेन पूरे वॉल्यूम के अंदर फैल रही थी, यहाँ पर पूरे एक सरफेस में फैल रही थी, ऐसे ऐसे करके पूरा सिलेंडर का बना रही थी। इसके पड़ोस में भी एक चार्ज आ गया, इसके पड़ोस में भी चार्ज आ गया, तो अब सर्कुलर लूप्स भी नहीं बना पाएगी। सर्कुलर लूप्स बनाती तो सिलेंडर बन जाता, लेकिन यहाँ पर पड़ोस में भी चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ से ऐसे करके निकलेगी, इसकी ऐसे करके निकलेगी, इसकी ऐसे करके, इसकी ऐसे करके, इसकी ऐसे करके, इसकी ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन समझ लिया। क्या बना लिया मैंने, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। आप कोई भी क्रॉस सेक्शन बना सकते हो, मैंने सर्कुलर बना लिया। यू कैन, यहाँ पर आप एक स्क्वायर ले लो, आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने क्रॉस सेक्शन सर्कल मान लिया। इस सर्कल के अंदर चार्ज है इतने सारे, एक इमेजिनरी सर्कुलर प्लेन मैंने यहाँ पर माना है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी, इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी, इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी, इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ये पूरे एक सर्कुलर बंच के अंदर होगा। ये सर्कुलर बंच क्या फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट सिलेंडर, ऐसा खड़ा ही खड़ा सिलेंडर फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा, ये तो मैं समझा देता हूँ आपको। ये तो मैंने बताया है, एक सिलेंडर के अंदर ऐसी लाइन्स जाएगी सारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये पूरा की पूरा सर्कल से फील्ड लाइन्स निकलेगी। ये पूरी की पूरी ऐसी पूरी की पूरी फील्ड लाइन्स ऐसी जाएगी सिलेंडर के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर निकल रही है। क्या बना रहे हैं, ये एक सिलेंडर बना दिया। समझ रहे हो, ये सिलेंडर अलग है और ये सिलेंडर अलग है। यहाँ पर जो फील्ड लाइन थी वो सर्कल के अंदर थी। एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ इधर 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 इधर, नीचे नहीं जा सकती। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर इधर इधर इधर, सर्कल बना, सर्कल क्या बना दिया, सिलेंडर। फील्ड लाइन्स ऐसी थी, इस सर्कुलर प्लेन में थी। यहाँ फील्ड लाइन्स ऐसी जा रही है। उन फील्ड लाइन्स को जोड़ूँ मैं तो मुझे जो मिलेगा वो एक सिलेंडर मिलेगा। तो जो फील्ड लाइन्स है आपको समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। वैसा ही पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे भी रहेगा, ऐसे नीचे भी निकलेगी फील्ड लाइन्स। फील्ड लाइन्स ऐसे नीचे भी जाएगी, फील्ड लाइन से नीचे भी जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। वी हैव 3 सर्फेसेस, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। वी हैव 3 सर्फेसेस, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। अब अपने को फ्लक्स निकालना है। सर आपने क्या बोला था, सर्कल क्यों माना?
कुछ भी मानोगे अभी समझ में आ जाएगा आपको, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो डेरिवेशन आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डेरिवेशंस भी, ये वाला डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में आता है, सिलेंडर वाला बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। लाइन पॉइंट चार्ज का आता है, लाइन चार्ज का आता है, स्फीयर का आता है, और इन्फाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग भी लिख लो, क्या लिख लो, कंडक्टिंग नहीं सर, नॉन कंडक्टिंग, क्या लिख लो, कुछ नहीं बोले तो क्या लिखेंगे अपन, नॉन कंडक्टिंग, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है बेटा। इसके बाद अपन कंडक्टिंग शीट का भी पढ़ने वाले हैं, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। 3 सरफेसेस हैं यहाँ पर, फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3 इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, that is closed integral over surface 1 E vector dot dA vector plus closed integral surface 2। लिखने का तरीका समझ रहे हो, बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना है, क्लोज, ये फ्लक्स ये होता है, ठीक है, E वेक्टर डॉट dA क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस 3 इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन जानते हैं ना। क्लोज्ड इंटीग्रल अब सब समझेंगे यहाँ पर। अब सरफेस 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है क्या, हाँ, इसका नॉर्मल भी किधर होगा, डीए वेक्टर भी इधर होगा, दोनों क्या होगा, पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीए वेक्टर क्या होगा, पैरेलल। समझ में आया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकल रही है तो इन दोनों में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रल 1 लिख लो, 1 ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस सिमिलरली 2 से भी निकल रही, एरिया वेक्टर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ये हो गई, दोनों क्या हो गए, पैरेलल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 2 ई डी ए ये भी क्या हो जाएगा आपका cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल 3 ई डी ए। अब देखते हैं 3 कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, इसका जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर इधर आएगा, मैंने बताया था कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर आता है इधर की साइड आएगा, लेकिन फील्ड लाइन्स ऊपर की तरफ जा रही है, ये फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऊपर जा रही है, दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, यहाँ पे cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो चार्ज एंक्लोज्ड। अब चार्ज एंक्लोज निकालते हैं, मुझे चार्ज एंक्लोज दिस गॉसियन सरफेस चाहिए। चार्ज का यहाँ पर चार्ज है क्या, नहीं, चार्ज का है सिर्फ यहाँ पर, चार्ज का है 2D प्लेन में, चार्ज कहाँ पर है, शीट के ऊपर है, तो मैंने मान ली इसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या मान ली मैंने, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको समझ में आ रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कब लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। तो यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, ये अपन ने मान लिया, ये तो क्या हो गया 0, ठीक है। तो मान लो ये एरिया कितना है ए, ये जो एरिया इंक्लोज हुआ है कितना है ए, तो यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है, तो ए एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा है। अगर इसका एरिया ये है तो इसका भी एरिया कितना होगा ए, इसका भी एरिया कितना होगा ए। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस में जो मैं एरिया लूँगा यहाँ पर वो इन सरफेस का एरिया लूँगा, ठीक है। तो दोनों एरिया यहाँ पर सेम है, तो अभी लिख लेते पहले तो ई क्लोज इंटीग्रल डी ए 1 प्लस ई क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज एंक्लोज्ड इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ई कॉमन आ जाएगा, इन दोनों एरिया का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस ए 2 है, इसका भी ए इसका भी ए 2 है, इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से एरिया कट जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड कम आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देखेंगे ये डिस्टेंस कितनी है इसकी आर, सॉरी इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की, आर। यहाँ से कितनी डिस्टेंस मैंने, आर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट शीट के कारण वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। शीट से आर डिस्टेंस में जाऊँ या 2r डिस्टेंस जाऊँ, चाहे मैं 3r डिस्टेंस जाऊँ, द फील्ड विल रिमेन सेम, क्योंकि ये इन्फाइनेटली चार्ज शीट है। इसका अगर मैं ग्राफ बनूंगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो जो है कांस्टेंट ग्राफ बनेगा ई वर्सेस आर। आर कुछ भी हो जाए, अगर इन्फाइनेटली चार्ज शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, नोट इट डाउन।
इसी केस में अगर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग अगर हो जाती है, ये अगर ये कंडक्टिंग हो जाती है तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि पहले जब ये नॉन कंडक्टिंग थी तो अपन ने यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी देखी थी तो यूनिट एरिया के अंदर चार्ज जो था वो सिग्मा था, तो ए एरिया के अंदर चार्ज तो था वो सिग्मा ए था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीट के इधर साइड भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा सरफेस पे, क्योंकि अभी पहले चार्ज क्या था, शीट के पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज था, थीन थी लेकिन उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, उस थीन वॉल्यूम के अंदर चार्ज पूरा की पूरा कितना था, सिग्मा है। अब जो चार्ज है ऊपर की सरफेस पे अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नीचे की सरफेस पे भी अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो इस बार जो चार्ज ऊपर की तरफ होगा वो सिग्मा ए होगा और नीचे की तरफ जो चार्ज होगा वो भी सिग्मा ए हो जाएगा, तो चार्ज एंक्लोज जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। समझे मेरी बात क्या हो गया, पहले थिन शीट थी, उस पूरे के अंदर जो चार्ज था वो सिग्मा ए था, अब सिग्मा है ऊपर हो गया, सिग्मा ए नीचे हो गया। जो चार्ज शीट के इस भाग में, ऊपर वाले भाग में सिग्मा ए चार्ज है, एक सिग्मा ए चार्ज यहाँ पर हो गया और एक सिग्मा ए चार्ज शीट के नीचे, शीट ऐसी 3D शीट है ना, एक शीट के जो नीचे, शीट के जो निचले भाग में जो है वो भी सिग्मा ए हो गया, तो जो चार्ज एंक्लोज इस पूरे गॉसियन सरफेस में हो गया वो 2 सिग्मा ए हो गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर जो 2 है वो हट जाएगा। ये जो ग्राफ था आपका, ये आपका नॉन कंडक्टिंग के लिए था, नॉन कंडक्टिंग के लिए था, आप समझ गए क्या, पहले एक सरफेस थी, उस पूरे सरफेस के अंदर चार्ज, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग था तो उसी पूरे सरफेस के अंदर पूरी थिन शीट के अंदर वो क्या था, वो चार्ज था, एक थिन शीट के ऐसा था, ये देयर इज अ थिन शीट, तो इस पूरी शीट के एंटायर के अंदर चार्ज कितना था, सिग्मा ए। लेकिन अब ये नॉन कंडक्टिंग हो गई तो अब ये शीट के एंटायर वॉल्यूम में ना होते हुए इधर सिग्मा है ऊपर वाली सरफेस पे और एक नीचे वाली सरफेस पे सिग्मा है, पूरे इंटायर वॉल्यूम पे पहले सिग्मा था तो अपन ने सिर्फ सिग्मा ही लिया था, ऊपर नीचे अलग अलग लिया था, क्योंकि अब चार्ज ये कंडक्टिंग हो गई तो इसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज सरफेस पे रहेगा, तो ऊपर सिग्मा है नीचे सिग्मा है, तो पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर सिग्मा है ऊपर सिग्मा है नीचे, तो इट इज़ 2 सिग्मा है। उसकी वजह से ये हो गया, ये नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ है, और कंडक्टिंग का ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डबल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये उसका हाफ हो जाएगा। ये है आपका कंडक्टिंग के लिए। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। सर इंडिपेंडेंट मतलब क्या, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग मतलब क्या है, मान लो ये पूरा बोर्ड है, यहाँ पर ये क्या है, पूरा बोर्ड, मैंने इस डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर्ड से इतनी दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली बोर्ड के साइज से बहुत छोटी है, तो ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, यहाँ से बोर्ड से इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो बोर्ड के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो फिर बोलेंगे इस डिस्टेंस के लिए ये जो बोर्ड है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया है। अगर मैं यहाँ पे भी निकालूंगा तो बोर्ड के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी रहेगी, क्योंकि बोर्ड के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस भी छोटा है, ये डिस्टेंस भी छोटा है, इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। इनफाइनाइट जब भी बोला जाता है तो ये कंपैरेटिव टर्म है, आप डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे तो जो साइज आएगा बोर्ड का वो एक इन्फाइनेटली लॉन्ग होगा। इट इज क्लियर क्या, तो मैंने बोला अगर ये बोर्ड इज यूर इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग शीट, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेज है बोर्ड के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो बोर्ड इन डिस्टेंसेज के लिए क्या हो गया, इन्फाइनेटली लॉन्ग हो गया। नोट इट डाउन। नो यहाँ पर अपने क्वेश्चन देखते हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज विथ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी विच वेरीज विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अपन ने जो डेरिवेशन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, तो उसमें अपने डेंसिटी कांस्टेंट मानी थी। यहाँ पे डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, डेंसिटी इज वेरीज एज रो नॉट एक्स, वेयर रो नॉट इज कांस्टेंट। डिस्टेंस के साथ साथ डेंसिटी घटेगी। इज इट क्लियर क्या, क्या बोल रहा है, डेंसिटी मतलब चार्ज ऐसा है कि मान लो ये स्फीयर है, तो इसमें सेंटर से हर एक डिस्टेंस पे चार्ज अलग है। क्यों अलग है, सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यहाँ पे 1 रखो अलग होगा, 2 रखो अलग होगा, 3 रखो अलग होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ते जाएगी तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। सबसे कम होगी
सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे डिस्टेंस x क्या है, मैक्सिमम है। आपको समझ में आ रही बात क्या? डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर ईयर सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब हर एक डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। तो इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। स्मॉल r पे निकालना है। पहले केस में स्मॉल r कहाँ पर है? द स्मॉल r इज आउटसाइड। स्मॉल r कहाँ पर है? P पॉइंट मान लो, यहाँ पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, वेयर P पॉइंट इज एट स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर O आउटसाइड। फिर वो r कहाँ हो जाएगा? इनसाइड। और फिर अपने को ग्राफ प्लॉट करना है E विथ r, ठीक है। ओपन देखेंगे धीरे धीरे। अभी आउटसाइड के लिए बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डेंसिटी क्या होता है? dq अपॉन dv, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैंने क्या करा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है तो मुझे यहाँ पर एक थिन स्पेरिकल शेल माननी पड़ी, जिसकी थिकनेस, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे x, यहाँ पर x डिस्टेंस पे है, उसकी थिकनेस कितनी है? dx। यहाँ पर x डिस्टेंस पर है एक शेल, मान लीजिए थिकनेस कितनी है? dx। इसके अंदर कितना चार्ज है मेरे को पहले वो निकालना पड़ेगा। जब भी नॉन यूनिफॉर्म होता है तो एक सॉलिड सिलेंडर के लिए अपन एक होलो स्फेरिकल थिन ये मान लेते हैं, शेल मान लेते हैं, जिसकी रेडियस x है और वहाँ पर उसकी थिकनेस कितनी dr है। इसके अंदर चार्ज मैंने कितना मान लिया? dq, और इसका वॉल्यूम कितना मान लिया? dv। तो मैंने देखा कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कितनी होगी? dq अपॉन dv। तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा रो dv। तो dq इज इक्वल टू रो, द वैल्यू ऑफ रो इज रो नॉट अपॉन x dv। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? dA, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। थिकनेस कितनी? dx। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई x स्क्वायर इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको समझ में आ रहा है क्या? जो dv है वो dv होगा dA मल्टीप्लाई बाय dx। dv हो जाएगा एरिया, ये dq है, ये कितना है? dq। dA इज 4 पाई x स्क्वायर dx। तो इट इज 4 पाई x स्क्वायर dx इज यूर dv वॉल्यूम। इट इज क्लियर क्या? तो dq इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट x dx। इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट था उसको बाहर रख दिया, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट किसके लिए कर रहे हैं? आउटसाइड के लिए। कहाँ पे निकालना मेरे को? आउटसाइड। तो आउटसाइड की जो गॉसियन सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी? आउटसाइड के लिए जो गॉसियन सरफेस हो जाएगी ये हो जाएगी, ये आपकी गॉसियन सरफेस हो गई आउटसाइड के लिए। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्या पूरे स्फीयर का चार्ज कहलाएगा क्या? तो मुझे अगर पूरे स्फीयर का चार्ज निकालना है तो यहाँ पे रेडियस एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? जीरो से लगाकर कैपिटल आर तक। तो जीरो से लगाकर कैपिटल आर तक करेगा तो मैं पूरे के पूरे की निकाल दूंगा यहाँ पर। तो इट इज डी क्यू बिकम्स क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू r। तो q इज इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, तो इट इज 2 पाई रो r स्क्वायर, 2 पाई रो आर स्क्वायर। अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। ये चार्ज हो गया पूरे स्फीयर के अंदर, इस पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं गॉस लॉ लगा दूंगा। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी ए कॉस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी और यही आपका नॉर्मल एरिया वेक्टर होगा। दोनों में एंगल कितना होगा? 0। तो ई ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। Charge enclosed this Gaussian surface is the complete charge inside this cylinder, inside this sphere. The charge inside this this sphere is 2 pi rho r cube r square upon epsilon naught, ठीक है। तो ये हो जाएगा E क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 2 पाई रो r स्क्वायर अपॉन epsilon naught। Now E closed integral dA, the closed integral dA over the Gaussian surface, Gaussian surface का लूंगा तो Gaussian surface कितना हो जाएगा? 4 पाई, क्लोज इंटीग्रल किस पे लेंगे अपन? Gaussian surface पे, तो इट इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई रो r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E becomes रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर।
4 पाई से 2 पाई से 4 पाई का 2 बचा, 2 नीचे चले गया, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर चले गया, आर स्क्वायर बचा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। कहाँ पर निकाली अपन ने ये पहला केस अपन सॉल्व कर रहे हैं आउटसाइड के लिए। वैसे ही मैं इनसाइड के लिए सॉल्व करूँगा, तो इनसाइड के लिए मैं सॉल्व करूँगा तो इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, मान लो ये मेरा क्या है, स्फीयर है, इसके अंदर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आर डिस्टेंस पे, तो इसके अंदर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को इसके अंदर के लिए करना पड़ेगा, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा मेरे को वो लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस में जो इसके अंदर चार्ज होगा मुझे वो लेना पड़ेगा। तो ई इनसाइड निकालूंगा तो ये पूरा डेरिवेशन ऐसा कैसा रहेगा, इसमें थोड़े से वेरिएशन हो जाएंगे। यहाँ पर जो मैं चार्ज निकालूंगा आपको यहाँ तक के लिए सेम लिखना है, यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी 4 पाई रो नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट स्मॉल आर हो जाएगी, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू स्मॉल आर, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2, तो क्यू इसके अंदर जो रहेगा क्यू इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, ये चार्ज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वापस ये लगा दूंगा, मेरी गॉस लॉ लगा दूंगा इसके अंदर में, तो गॉस लॉ जैसे ही मैं लगा दूंगा तो ये हो जाएगा E close integral dA is equals to charge enclosed. Now the charge enclosed will be changed. Charge enclosed will be 2 pi rho naught r square upon, चीज़ें सेम हो रही है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो इसको। E is equals to close integral dA, तो क्लोज इंटीग्रल dA विल, अब इसका एरिया लेंगे अपन, तो इसका एरिया अगर लूँगा तो इट इज़ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 2 pi rho naught r square upon epsilon naught. Now the r square and r square will get cancelled, so E becomes rho naught upon 2 epsilon naught. क्या बन गया ये हो गया इनसाइड का काम। कुछ नहीं किया मैंने, चार्ज एंक्लोज्ड इसका ले लिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो लिया मैंने, जो इंटीग्रल डीए ले लिया वो मैंने इसका एरिया ले लिया, ये इनसाइड आ गया। अब देखेंगे तो इनसाइड डिपेंड नहीं कर रहा आर पे, आउटसाइड डिपेंड कर रहा आर पे, ये पूरा कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो जो ग्राफ बनेगा थर्ड वाला केस, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ई वर्सेस आर ग्राफ। तो आर बराबर जीरो मतलब सेंटर पे भी कितना हो जाएगा, ई इनसाइड इज सिग्मा अपॉन, मतलब कि ये कांस्टेंट रहेगा, दैट कांस्टेंट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज कांस्टेंट, कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा ये, आर लेस देन आर और आर बराबर सरफेस तक यही रहेगा, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू घटेगी, क्योंकि इफ आर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डिक्रीजेज। यहाँ पर जो है ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हो गया वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस आर का ग्राफ। आउटसाइड के लिए अपन ने चार्ज ये देखा था, इनसाइड के लिए अपन ने चार्ज की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, कुछ नहीं करा, लिमिट चेंज करी, 0 से स्मॉल आर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर चार्ज एंक्लोज लिया मैंने किसका, चार्ज एंक्लोज लिया मैंने पूरा, चार्ज एंक्लोज यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे जो एरिया लिया मैंने गॉसियन सरफेस इसका लिया, यहाँ पर ये वाली गॉसियन सरफेस का एरिया ले लिया मैंने, लिखें इसको।